हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राह्मी एकेडमी। आज हम एमपीपीएससी मेंस के जो क्वेश्चंस हैं उनका सॉल्यूशन देखेंगे। पहले मैंने बहुत सारे आपको सॉल्यूशन बता दिए हैं, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। 2015, 16, 17 इन सब का सॉल्यूशन मैंने आपको बताया है इंग्लिश में। उसके अलावा हम देख रहे थे कि कैसे आपको 10 वर्ड्स में और 50 वर्ड्स में आंसर राइटिंग करनी है। इसका मैंने आपको हिंदी में भी बताया था, ठीक है, एग्जाम्पल पूरा देके। तो हमारे 2 लेक्चर उसके भी हो गए हैं, आप चाहें तो जाके, ठीक है, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो आज भी हम फोकस करेंगे इसी चीज़ पे कि आपको कैसे आंसर राइटिंग करनी है, किस क्वेश्चन पे कौन कौन से मेन पॉइंट लिखने हैं, 50 वर्ड्स में कैसे लिखना है। आज मैंने 10 वर्ड्स और 50 वर्ड्स दोनों के क्वेश्चंस लिए हैं कुछ जिससे आपको अच्छे से पता चल पाए, ठीक है। आपके 2022 के लिए, अभी 2021 का पेपर चालू हो गया है, 2022 का आने वाला है, तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी होनी चाहिए हर एक फील्ड में। इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन, अलग अलग टाइप का समझाने का तरीका, सारी चीज़ें मैं अपना रही हूँ जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें समझ में आए और आपको इससे बहुत फ़ायदा हो इस आने वाले मेंस में, ठीक है। चालू करते हैं। ये पहला क्वेश्चन, यहाँ पे आपको मिलेगा कालीबंगा। हिस्ट्री का ही क्वेश्चन मैंने उठाया है क्योंकि समझाने के लिए हिस्ट्री सबसे अच्छी होती है। आपको बहुत सारे टॉपिक उसमें पता होते हैं, बहुत सारे आपने प्रीलिम्स में भी पढ़ा होता है, तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें आपको पता होती हैं उससे रिलेटेड। इसलिए सबसे आसान है टॉपिक को समझाना आपका हिस्ट्री, ठीक है। इसलिए मैंने हिस्ट्री के क्वेश्चन उठाए हैं। इसी का बेस बना के आप और सारे क्वेश्चंस मतलब और सारे सब्जेक्ट्स में भी आंसर राइटिंग कर सकते हैं, जैसे आपका पॉलिटी हो गया, ठीक है, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, इन सारी चीज़ों में भी। तो यहाँ पे अच्छे से देखना है, ये है आपका 10 वर्ड्स का क्वेश्चन, ठीक है। कालीबंगा, ये आपका 10 शब्दों का है। 10 शब्द में आपको 3 लाइनें मिलती हैं लिखने के लिए। तो मेन चीज़ें यहाँ पे मैंने आपको दिख रहा है 4 लाइनें बता दी हैं, 5 लाइनें हैं, लेकिन आपको क्या करना है, 3 लाइनों में मिलना है, लिखना है। तो मेन चीज़ें आप क्या उठा सकते हैं। मैंने 1-2 एक्स्ट्रा फैक्ट इसलिए भी दिए हैं कि आप अपनी कॉपी में 1-2 एक्स्ट्रा फैक्ट लिखें। अगर बाई चांस आप आंसर राइटिंग जब कर रहे होते हैं मेंस में, एग्जामिनेशन हॉल में, आपको कुछ भूल जाए तो कम से कम दूसरा पॉइंट तो याद रहे, ठीक है। इसलिए मैं 1-2 एक्स्ट्रा पॉइंट देते चल रही हूँ, आप अपने हिसाब से चूज कर लीजिएगा आपको कौन सा पॉइंट वहां पे लिखना है। कालीबंगा में सबसे पहले तो आप इसकी स्थिति बताएंगे, ये है कहाँ पे, तो कहाँ पे है, ये राजस्थान में है। और ये मैंने बता दिया घग्गर नदी के किनारे। आपको पता है जितनी भी आपकी सिंधु घाटी सभ्यता के बड़े बड़े नगर थे वो किसी न किसी कहाँ पे बसे हुए थे, नदी के किनारे। तो वहां पे बताना जरूरी है कि वो किस नदी के किनारे थे, चाहे वो हड़प्पा हो, मोहनजोदड़ो, किसी के बारे में भी पूछे, आप नदी का नाम जरूर बताइएगा कि वह किसके किनारे बसी हुई थी, ठीक है। हमने लोकेशन बता दी, फिर हमने बता दिया यह क्या था, हड़प्पा कालीन नगर था, ठीक है। क्यों फेमस है कालीबंगा, क्योंकि ये हड़प्पा कालीन नगर था। फिर हमने विशेषताएं बता दी कि हमें कालीबंगा से क्या मिला है, मतलब साक्ष्य कैसे कैसे मिले हैं। एक तो हमें मिला है हल से जुते हुए खेत के निशान, ठीक है। उसके अलावा एक खेत में 2 फसल उगाने के साक्ष्य, मतलब यहाँ पे मिल गया है कि हम एक ही खेत में 2 फसल उगाते थे, ठीक है। और हल से जुते हुए खेतों के निशान भी मिले हैं। इसके अलावा हमें जो अलंकृत ईंटें हैं इनका प्रयोग मिला है। सिर्फ कालीबंगा है जहाँ पे आपको अलंकृत ईंटें मिलेंगी, इसके अलावा कच्ची ईंटों का प्रयोग भी यही मिलेगा सिर्फ। इसके अलावा हर जगह आपको पकी ईंटें मिलेंगी और वो सिंपल होती थी। कालीबंगा में एक तो कच्ची ईंटें हैं, ऊपर से वो अलंकृत ईंटें हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका कालीबंगा का, आपका मतलब 10 शब्दों का मेन फैक्ट। पहले तो बता दिया स्थिति, फिर आपने बता दिया कि ये फेमस किसके लिए है, तो ये हड़प्पा कालीन नगर है इसलिए। फिर आपने एक विशेषता बता दी, ये कॉमा करके आप 2 विशेषताएं बता सकते हैं, ठीक है। एक आपने खेत से उठा लिया, एक आपने ईंटों का प्रमाण उठा लिया, ठीक है। तो ये हो गया आपका कालीबंगा 10 शब्दों में। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे हो गया 10 राज्य युद्ध। अब आपने ये बहुत बार पढ़ा है, प्रीलिम्स में भी पढ़ा होगा, तो उसमें मेन फैक्ट कौन कौन से आएंगे 3 लाइनों में। सबसे पहले तो आप बताओगे कि ये हमको मिलता कहाँ पे है, वर्णन कहाँ पे मिलता है। इस युद्ध का वर्णन मिलता है ऋग्वेद के 7वें मंडल में, ये आपने बहुत बार फैक्ट पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये मिलता है हमें कहाँ पे, ऋग्वेद के 7वें मंडल में। फिर युद्ध हुआ कहाँ था, ये परुष्णी नदी जो कि रावी नदी है, आप चाहें तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिख सकते हैं, नहीं तो ये भी ठीक है कि परुष्णी नदी के तट पर सुदास और 10 जनों के बीच ये युद्ध हुआ था, ठीक है। युद्ध के बारे में बता रहे हैं, सीधी बात, पहला हमने बताया कि मिलता कहाँ है इसका उल्लेख, तो ऋग्वेद के 7वें मंडल में। युद्ध हुआ किसके किसके बीच था, तो ये हुआ था सुदास और 10 जन जो थे उनके मध्य हुआ था, जिसमें सुदास की विजय हुई थी। और किस नदी के तट पे हुआ था, परुष्णी नदी के तट पे। ये 3 फैक्ट आपने बता दिए 10 राग युद्ध। नेक्स्ट देखिए लोथल।
अब लोथल के बारे में पूछेगा, जैसे कालीबंगा, लोथल, इनके बारे में पूछेगा तो सबसे पहले आप बताएंगे स्थिति कहाँ है, गुजरात। फिर मैंने बताया कि आप जरूर बताएंगे किस नदी के किनारे स्थित है, तो भोगवा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, ये आप चीज आपने बता दी, एक ही लाइन में बताइए, जबरदस्ती दूसरी लाइन वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। फिर आपने बताया कि ये नगर, एक तो ये हड़प्पाकालीन नगर था, उसमें भी ये बंदरगाह नगर था। ठीक है, और यहाँ गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिले हैं। तो आपका लोथल जो था वो हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह था, यहाँ गोदीवाड़ा के साक्ष्य भी मिले हैं। विशेषताएं क्या थी? पूरा नगर दुर्गीकृत था। आपको पता है कि जो आपके मैक्सिमम नगर थे हड़प्पा सभ्यता के, वो दो भागों में विभाजित थे, पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला। ठीक है, तो सिर्फ पश्चिमी टीला जो था वो दुर्गीकृत हुआ करता था, लेकिन लोथल में क्या था, ये पूरा का पूरा दुर्गीकृत था। ठीक है, उसके अलावा यहाँ से चावल के भी साक्ष्य मिले हैं। तो लोथल चावल के साक्ष्य और उसके अलावा बंदरगाह नगर, गोदीवाड़ा, इन सब चीज़ों के लिए फेमस है। तो आपने 3 लाइनों में मेन फैक्ट बता दिए, कहाँ था, किस नदी के किनारे स्थित था, फिर किस लिए फेमस है और उसकी एक विशेषता बता दी। ठीक है, आपको ये सारी चीज़ों को प्रैक्टिस करना है और सारे क्वेश्चंस में। आप हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, ठीक है, सुरकोदड़ा, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बहुत सारे नगर हैं, आप उठाइए, उनमें लिखने की कोशिश करिए। ये आपकी प्रैक्टिस बढ़ाएगा धीरे धीरे। ठीक है, मनुस्मृति। मनुस्मृति क्या है? मैंने बहुत सीधे सीधे बता दिया है यहाँ पे 3 लाइनों में। सबसे पहले तो ये सबसे प्राचीन स्मृति मानी जाती है, तो आप सबसे पहले यही बताएंगे मनुस्मृति क्या है, सबसे प्राचीन स्मृति। लेखक कौन है इसके? लेखक है मनु, और ये फेमस किस लिए है? इसको हिंदुओं का विधि संहिता कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं सुत्त पिटक। सुत्त पिटक आपको पता है ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, तो जैसे सुत्त पिटक आ गया, अभिधम्म पिटक आ गया। ठीक है, तो आप उनमें लिखने की कोशिश करिए। मैंने आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल देने के लिए बताया है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या बताएंगे, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? इसका शाब्दिक अर्थ है धर्मोपदेश। ठीक है, धर्म का उपदेश है सुत्त पिटक। फिर लिखा किसने था? ये लिखा था आनंद ने, गौतम बुद्ध के जो शिष्य थे उन्होंने लिखा था। ठीक है, फिर ये बताता क्या है? ये बताता है बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का उल्लेख है सुत्त पिटक में। ठीक है, इसके अलावा इसमें आपको पता है कि निकाय भी बटे हुए थे, 5 निकाय बटे हैं, तो इन सब चीजों को यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। आप बस सीधे सीधे बताएं सुत्त पिटक। पहले तो इसका शाब्दिक अर्थ बता दिया, क्या था? धर्मोपदेश। फिर रचना किसने की? आनंद ने, गौतम बुद्ध के शिष्य थे ये। फिर आपने बता दिया बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का उल्लेख है सुत्त पिटक में। ऐसे ही आप प्रैक्टिस करिए, और भी जितने भी हैं आपके ग्रंथ उन पे लिखने की कोशिश करिए, चाहे वो बौद्ध धर्म से रिलेटेड हो, चाहे वो जैन धर्म से रिलेटेड हो। अब आपको पता है कि लिखना ही है, मेंस में जाके आपको प्रैक्टिस करनी ही है, तो मतलब डरिए नहीं, करिए, कोशिश करिए लिखने की, क्या लिख सकते हैं क्या नहीं। बुक उठाइए, आपके पास जितने भी नोट्स हैं वो उठाइए। जब तक आप करेंगे नहीं, आपसे बनेगा नहीं, आपको पता नहीं चलेगा कि आप कहाँ पे मतलब लिख पा रहे हैं, कहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ रही है। तो लिखना जरूर चालू करिए, और अभी से कर देंगे तो आपके पेपर आने तक आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, ये मत सोचिए कि मेरे पास मतलब मटेरियल कम है, मटेरियल जितना आप उसमें लिखिए, फिर ढूंढिए, मटेरियल इकट्ठा करिए कि आपको कौन कौन सी चीज़ों में प्रॉब्लम है। जब आपको पता चलेगा कि किस किस चीज़ में प्रॉब्लम है, तब तो आप उस पर ज़्यादा फोकस कर पाएंगे। ठीक है, तो फिर आप करिए फोकस इस चीज़ पे कि आप क्या लिख पा रहे हैं, क्या नहीं लिख पा रहे हैं, कौन सा सब्जेक्ट आपका अच्छा है, कौन सा सब्जेक्ट बहुत ही बुरा है जिसमें आपको ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। उसके अलावा आपको पता है कि लास्ट के जो 3 पेपर है आपका, एथिक्स, हिंदी, ऐसे, उस पर ज़रूर अपनी कमांड बनाइएगा। शुरू के जो भी आपके 3 पेपर है, पेपर 1, 2, 3, इनमें आपके क्वेश्चंस नंबर कटते ही कटते हैं, और यहाँ से ऐसे बहुत सारा मतलब इनका सिलेबस बहुत बड़ा है, तो कुछ क्वेश्चन आपसे बनेंगे, कुछ आपसे नहीं बनेंगे। लेकिन लास्ट के जो 3 पेपर है वो जो है वो आपकी रैंकिंग डिसाइड करते हैं। उसमें अगर आप बहुत अच्छे नंबर लाते हैं, शुरू में एवरेज भी लाते हैं 1, 2, 3 पेपर में, तो आपकी रैंक बहुत अच्छी हो जाती है। ठीक है, तो उस पर जरूर फोकस करिएगा। मैं अभी मतलब हिस्ट्री करवा रही हूँ, ज्योग्राफी, साइंस, ये सारी चीज़ें तो होंगी ही, साथ साथ हम फोकस करेंगे किसमें? आपके निबंध में, एस्से में। ठीक है, और उसके अलावा हिंदी पे, एथिक्स पे, जो आपके 3 लास्ट के मेन पेपर है, उस पर भी हम ज़्यादा फोकस करेंगे, उस पर ज़्यादा जोर डालेंगे कि वो पोर्शन आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये आपका 50 वर्ड्स वाला क्वेश्चन है। ठीक है, 50 शब्दों में लिखना है। आपको पता है कि जो आपका सिलेबस है प्रीलिम्स के MPPSC मेंस वाला, तो उसमें सीधे सीधे लिखा हुआ है कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और ये सारी धार्मिक स्थितियां पूछी जाएंगी। ठीक है, तो उत्तर वैदिक काल में अगर आप पीछे वाले क्वेश्चन भी देखेंगे प्रीवियस ईयर के, तो उसमें भी सामाजिक स्थिति, धार्मिक स्थिति, यही सब पूछा जाता है।
तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन लिया है उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति या स्त्रियों की दशा पर प्रकाश डालिए। ठीक है, तो स्त्रियों की स्थिति बताना है। ऐसा ही समाज में जैसे आपका शूद्र हो गया, वैश्य हो गया, इनकी स्थिति भी पूछा जा सकता है, तो ये भी याद रखिएगा। स्त्रियों की स्थिति, अब हम उत्तर वैदिक काल में है तो ऋग वैदिक काल से कंपेयर करके ही बताएंगे, पहले कैसी थी, फिर ऋग वैदिक से उत्तर वैदिक काल में क्या क्या चेंजेस आए। तो ऋग वैदिक काल की अपेक्षा उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति क्या थी, कमजोर हुई थी। ठीक है, अब देखते हैं कि कैसे कैसे कमजोर हुई थी और हमें कैसे पता चला कि कमजोर हुई थी। आपको पता है कि ऋग वैदिक काल में उस पूरे समाज की स्थिति हमें सिर्फ और सिर्फ ऋग्वेद से पता चलती है। इसी तरह से उत्तर वैदिक काल में जितने भी ग्रंथ लिखे गए अलग अलग, ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथ, उसके अलावा आपके जितने भी बचे हुए वेद, 3 वेद थे, उपवेद थे, ठीक है, अरण्यक, उपनिषद, इसके अलावा संहिता, जितनी भी सारी चीजें लिखी गई बाद में उत्तर वैदिक काल में, वही बताते हैं कि समाज में किसकी स्थिति कैसी थी। तो वही बताते हैं स्त्रियों की स्थिति क्या थी, कमजोर हो गई थी ऋग वैदिक काल की अपेक्षा। कैसे? सबसे पहले तो ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में पुत्रों को परिवार का रक्षक और पुत्रियों, ये है आपका पुत्रियों को दुख का कारण बताया गया। अब देखिए ब्राह्मण ग्रंथ जो कि काफी महत्वपूर्ण होते थे सोसाइटी में उस टाइम पे, है ना, जितने भी आपके बड़े बड़े मतलब जैसे आपके ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ हो गया, उपनिषद हो गया, उपवेद हो गया, वेद हो गया, इनकी बहुत महत्ता थी सोसाइटी में। अगर उसी में बता देंगे कि जो आपकी पुत्री है वो दुख का कारण है, तो क्या होगा, सोसाइटी में वो क्या दिखा रहा है कि सोसाइटी में आपकी स्त्रियों की स्थिति क्या थी, थोड़ा कमजोर हुई थी। ठीक है, फिर महिलाओं का सभा में प्रवेश वर्जित हो गया था। आपको पता है कि सभा और समिति, 2 समिति हुआ करती थी ऋग वैदिक काल में। तो ऋग वैदिक काल में स्त्रियों का वहां पे जाना मतलब था अलाउ, ठीक है, लेकिन उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ, उन्हें वर्जित कर दिया गया प्रवेश से, मतलब उनको इक्वालिटी नहीं दी गई, वो बराबर नहीं मानी गई पुरुषों के। पुरुष जो भी होगा सोसाइटी में वो अपना मतलब ले लेंगे डिसीजन, महिलाओं का डिसीजन का कोई मतलब नहीं है। इसलिए क्या हुआ, जो यहाँ पे मेन समिति हुआ करती थी, सभा और समिति, उनमें हटा दिया गया महिलाओं को। फिर मैत्रेयणी संहिता में स्त्रियों को, यहाँ पे में है आपका, स्त्रियों को मनुष्य की 3 बुराइयों में से एक बताया गया। आपको पता है 3 बुराइयां बताई गई मैत्रेयणी संहिता में, जुआ, शराब और स्त्री, मतलब स्त्री की तुलना की गई जुआ और शराब से कि वो क्या है, वो मनुष्य की 3 बुराइयां हैं। तो सोचिए कितनी खराब तुलना की गई है स्त्रियों की, मतलब वो जो दिखाता है कि स्त्रियों की स्थिति कितनी ज्यादा निम्न हो गई थी उत्तर वैदिक काल में। लेकिन हमें कुछ एग्जाम्पल भी मिलते हैं इसके उलट। क्या क्या? जैसे कि गार्गी और मैत्रेयी, ठीक है, ये आपकी क्या थी, विदुषी महिलाएं थी जिनका उल्लेख मिलता है उत्तर वैदिक काल में। तो हमें विदुषी महिलाएं भी मिली हैं, मतलब ये दिखाता है कि महिलाएं पढ़ाई लिखाई में भी थी, है ना, उनको अलाउ था पढ़ना लिखना, कुछ ऐसे साक्ष्य मिले हैं। उसके अलावा बाल विवाह का प्रचलन नहीं था, तो बाल विवाह का भी प्रचलन नहीं था, मतलब महिलाओं को बहुत जल्दी एज में शादी नहीं कर दी जाती थी। तो ये सारी चीजें जो हैं, आप उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की दशा बता रहे हैं, तो स्त्रियों की दशा जहां जहां आपको पॉजिटिव मिलती है वो पॉजिटिव, जहां जहां निगेटिव मिलती है वहां निगेटिव बता दिया आपने। जरूरी नहीं है कि आप दशा पूछे तो सिर्फ निगेटिव पॉइंट दें या सिर्फ पॉजिटिव पॉइंट दें। उस टाइम पे जो भी निगेटिव चीजें थी वो, जो भी पॉजिटिव थी वो, आप दोनों को मिला के अपने 50 शब्दों के उत्तर को लिखेंगे। ठीक है, और आपको ये तो याद ही रखना है कि कोई भी एक उत्तर अगर मतलब सिर्फ निगेटिव है तो उसमें हर चीज निगेटिव नहीं डाल देनी है ना, लास्ट में आपको कुछ ना कुछ पॉजिटिव देना है अपने तरीके से। तो ये चीज आप ध्यान रख के चलिएगा। इतिहास में भी अगर बुरा है तो कुछ ना कुछ अच्छा भी होगा, और अगर सिर्फ अच्छा है तो कुछ ना कुछ बुरा भी होगा। तो जब आप किसी भी दशा पर प्रकाश डालें तो दोनों पॉइंट लिखें, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बौद्ध धर्म के पतन के क्या कारण थे। अब आपको पता है पतन के कारण पूछा है तो इसमें कुछ पॉजिटिव तो होगा ही नहीं, निगेटिव ही होगा, तो आप सारे पतन के कारण बता देंगे, सीधे बताएंगे। निम्न कारण थे, मतलब सीधे पूछा हुआ है, आपके पास 9 से 10 लाइनें हैं, तो जरूरी नहीं आप इंट्रो लिखें या बहुत सारी चीजें लिखें, सीधे आप पतन के कारण बताना चालू करें। निम्न कारण थे, पहला था बौद्ध धर्म द्वारा ब्राह्मणवादी क्रियाकलापों का समावेश, मतलब बौद्ध धर्म की जो मेन शिक्षाएं थी, जैसे आपका सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, उसके अलावा आपका जो आचरण है, व्यायाम, बहुत सारी चीजें, अपने आप को लिमिट करना, बहुत ज्यादा लोभ में नहीं जाना,
तो वो सारी चीजें छोड़ के जो बौद्ध धर्म के भिक्षु थे वो क्या करने लग गए थे, ब्राह्मणवादी क्रियाकलाप, जैसे कि आडंबर हो गया, मूर्ति पूजा हो गया, मतलब बौद्ध जो अपने गौतम बुद्ध हैं उनकी मूर्ति बना के पूजा करने लग गए। तो जितने भी आडंबर वाली चीजें थी जो कि पहले ब्राह्मण धर्म में थी और जिसकी वजह से बौद्ध और जैन धर्म आए थे, जिसको मतलब जिसके अगेंस्ट में आए थे, वही सारी चीजें बौद्ध धर्म ने क्या कर ली, अडॉप्ट कर ली। ठीक है, तो ये हो गया ब्राह्मणवादी क्रियाकलापों का समावेश, जैसे कि आडंबर हो गया, पूजा पाठ हो गया, ठीक है, मूर्ति पूजा हो गई, ये सारी चीजें। उसके अलावा पाली भाषा को छोड़कर संस्कृत भाषा का प्रयोग, आपको पता है बौद्ध और जैन धर्म दोनों इसलिए इतना ज्यादा हमारी सोसाइटी में फैल पाए क्योंकि उनका जो प्रचार प्रसार करने का माध्यम था वो थी लोकल लैंग्वेज, ठीक है, पाली, प्राकृत। लेकिन जैसे ही आगे समय के साथ क्या हुआ, बौद्ध धर्म के जो भिक्षु थे या बौद्ध धर्म के जो मेन लोग थे, उन्होंने पाली भाषा को छोड़ के संस्कृत भाषा का प्रयोग करना चालू कर दिया। तो क्या हुआ, वो मेन जो लोग थे, ठीक है, आपकी जो सोसाइटी थी उससे वो कटने लग गए क्योंकि संस्कृत भाषा उस टाइम पे सबको आती नहीं थी। ठीक है, उसके अलावा बौद्ध भिक्षुओं का आम जनमानस से दूर होना, मतलब बौद्ध भिक्षु जो थे पहले के टाइम पे वो जाते थे जनमानस में, बात करते थे, अपनी शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करते थे। आपने देखा ही कि वो संस्कृत भाषा का यूज कर रहे हैं, पूजा पाठ करने लग गए हैं। उसके अलावा वो ऐसी कोई भी काम नहीं कर रहे हैं जिससे वो कनेक्टिविटी बढ़ाएं लोगों के बीच। ठीक है, तो आम जनमानस से वो दूर हो गए। इससे भी कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म क्या हुआ, धीरे धीरे क्या हुआ, पतन की ओर जाने लगा। फिर बौद्ध धर्म संघ में व्याप्त भ्रष्टाचार, उसके अलावा राजाओं का आश्रय न मिलना। आपको पता है धीरे धीरे क्या होगा, जब बौद्ध धर्म में इतनी सारी कुरीतियां आ जाएंगी तो राजा जो होंगे, राजा ही तो प्रमोट कर रहे थे, जैसे कि आपका हो गया चंद्रगुप्त मौर्य जिन्होंने जैन धर्म प्रमोट किया, अशोक जिन्होंने बौद्ध धर्म प्रमोट किया। तो जब राजा प्रमोट नहीं करेगा किसी भी धर्म को, जैसे आपका कुछ भी हो गया, दान दक्षिणा नहीं देगा, तो वो धर्म जो है वो आगे प्रचार प्रसार नहीं कर पाएगा। और जैसे ही इतना सारा आ गया, मतलब कुरीतियां आ गई, उसके अलावा बहुत सारे आक्रमण होने लग गए, तो राजाओं ने जो है आश्रय देना बंद कर दिया, किसको, बौद्ध धर्म को। इसकी वजह से भी बौद्ध धर्म क्या होने लग गया, धीरे धीरे पतन की ओर जाने लग गया। उसके अलावा तुर्कों का आक्रमण, ठीक है, तुर्कों का आक्रमण मतलब मुस्लिम्स बहुत सारे आ गए, उन्होंने जो आपका, जैसे आपको पता है नालंदा विश्वविद्यालय पूरा का पूरा जला दिया, बर्बाद कर दिया। तो ये भी बहुत बड़ा कारण बना किसमें, आपके बौद्ध धर्म के पतन में। उसके अलावा बौद्ध धर्म में फूट, आपको पता है पहले हीनयान महायान में डिवाइड हो गया था। ठीक है, हीनयान ने थोड़ी मेन जो अपनी बौद्ध धर्म की शिक्षाएं थी वो अडॉप्ट की, लेकिन जो महायान था, महायान ने सब नई नई चीजें अडॉप्ट कर ली, भगवान बुद्ध को मतलब गौतम बुद्ध को भगवान मानकर पूजा की। उसके अलावा जो मेन शिक्षाएं थी उनको त्याग कर अपने हिसाब से कुछ चीजें अडॉप्ट कर ली। उसकी वजह से क्या हुआ, बौद्ध धर्म में फूट की वजह से भी बौद्ध धर्म आपका धीरे धीरे क्या हुआ, पतन की ओर जाने लगा। उसके अलावा बौद्ध भिक्षुओं का बौद्धिक स्वरूप से निर्बल होना, ठीक है, इसका ये मतलब था कि बौद्ध भिक्षु जो थे वो मेन शिक्षाएं छोड़ के, जो मेन बौद्ध धर्म की शिक्षाएं थी उनसे हटकर जो भी आपके आडंबर थे, जो भी ऐसी चीजें थी जो बौद्ध धर्म के बिल्कुल खिलाफ थी, उन्हें उन्होंने अडॉप्ट कर लिया। इसकी वजह से सोसाइटी में उनकी उतनी रिस्पेक्ट नहीं रह गई। जब आप में की सोसाइटी में रिस्पेक्ट नहीं रहेगी तो सीधी बात है आपको कोई फॉलो करने नहीं आएगा। तो ये सारी चीजें हुई बौद्ध धर्म के पतन के कारण में। एक तो उन्होंने अपनी जो खुद की शिक्षाएं थी उसको त्याग के ब्राह्मणवादी क्रियाकलाप जैसे आडंबर हो गया, उसके अलावा मूर्ति पूजा हो गई, ये सारी चीजें चालू कर दी। जो आपके बौद्ध भिक्षु थे बहुत आरामदायक जीवन जीने लग गए, उन्हें जनमानस से कोई मतलब नहीं था, वो पाली को छोड़कर संस्कृत का यूज करने लग गए। राजाओं ने भी क्या किया, बिल्कुल अब ध्यान दे रहे थे कि वो जितने भी बौद्ध भिक्षु हैं वो क्या हो रहे हैं, अपनी मेन शिक्षाओं को छोड़ रहे हैं, तो राजाओं ने भी आश्रय देना कम कर दिया। उसके अलावा जब आक्रमण हुआ तुर्कों का, तो जितने भी बड़े बड़े आपके विश्वविद्यालय थे, जितनी भी अच्छी अच्छी चीजें थी, बौद्ध विहार वगैरह थे, वो सारा बर्बाद कर दिया। ठीक है, उन्होंने अपने आक्रमण से। तो ये सारी चीजें बहुत बड़ा रीजन बनी किसके, बौद्ध धर्म के पतन के। ठीक है, और धीरे धीरे आप देखेंगे कि इंडिया में बौद्ध धर्म जो है वो बहुत ही ज्यादा कम हो गया। ठीक है, जैन धर्म फिर भी हमें मिलता है, लेकिन बौद्ध धर्म का पतन बहुत ही ज्यादा हो गया भारत में। बल्कि दूसरी जो कंट्रीज हैं आसपास की, जैसे कि आपका हो गया चाइना, जापान, ठीक है, कंबोडिया, इंडोनेशिया, यहाँ पे आपको मिलेगा ये, लेकिन इंडिया में इसका लगभग पतन हो गया था इन सब कारणों की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, सिकंदर के आक्रमण का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। आपको पता है कि सिकंदर का जब आक्रमण हुआ तो फिर वो अंदर नहीं आ पाया था। सिंधु वाली जितनी भी वहां पे नदियां हैं, मतलब आपका जो भारत का नॉर्थ वेस्ट वाला रीजन है यहाँ पे, वो यहीं तक आया था, फिर वहीं से लौट गया था। ठीक है,
तो उसके आक्रमण के कारण भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। तो सबसे पहले हमें ये बताना है निम्न प्रभाव पड़ा। सबसे पहले पश्चिमोत्तर, मतलब ये आपका पश्चिमोत्तर जो भारत है, एक सूत्र में बंधने की प्रेरणा मिली। ठीक है, ये रीजन जो है जहां पे सिकंदर का आक्रमण हुआ था, पोरस से लड़ाई हुई थी, वहां के पश्चिमोत्तर भारत में को एक सूत्र में बंधने की प्रेरणा मिली कि भाई कोई भी बड़ा राजा आ जाता है बहुत दूर दूर से और हमें हरा देता है, तो हमें क्या करना चाहिए, एक साथ रहना चाहिए। ठीक है, तो इसकी प्रेरणा मिली सिकंदर के आक्रमण से। उसके अलावा साम्राज्यवादी भावना का विकास हुआ। साम्राज्यवादी भावना मतलब जैसे आपको पता है चाणक्य जी जो थे तभी उन्होंने प्लान बनाया सिकंदर का जब आक्रमण हुआ कि हमें अखंड भारत का निर्माण करना है। उसके पहले किसी का ऐसा प्लान नहीं था या किसी ने नहीं सोचा था कि हमें बिल्कुल पूरे भारत पे राज करना है या सबको इकट्ठा करना है। ठीक है, एक साम्राज्य बनाना है। सिकंदर के आक्रमण के बाद ही ये किसी के दिमाग में आया। फिर उसके बाद ये साम्राज्यवादी भावना का जैसे ही विकास हुआ तो आपने देखा कि मौर्य साम्राज्य बनकर सामने आया। ठीक है, भारत में। तो ये भी किससे आया, सिकंदर के आक्रमण से। फिर जल मार्ग और स्थल मार्गों का विकास हुआ। आपको पता है कि सिकंदर अपने साथ जो है बहुत सारे लोगों को लेकर आया था, तो जल मार्ग और स्थल मार्ग दोनों का बहुत ज्यादा विकास हुआ। तो क्या हुआ, इससे व्यापार क्षेत्र में असीम संभावनाएं बढ़ी। आपको पता है कि यहाँ से जो है आपको जल मार्ग जो है वो भी पता चल गया लोगों को, जैसे यूरोप वगैरह के लोग हैं, और जो स्थल मार्ग है वो भी पता चल गया। तो यूरोप वाले आने लग गए कहाँ, यूरोप वाले आने लग गए भारत, और भारत वाले जाने लग गए यूरोप। आपकी व्यापार बहुत ज्यादा बढ़ने लग गया। व्यापार जब बढ़ेगा, सोसाइटी में जैसे ही बहुत ज्यादा पैसा आएगा, सुख समृद्धि बढ़ेगी, तो ये सारी जो सोसाइटी है वो क्या करेगी, और आगे बढ़ती जाएगी। तो यहाँ से व्यापार की बहुत ज्यादा संभावनाएं बढ़ गई थी सिकंदर के आक्रमण के बाद। उसके बाद क्या हुआ, यूनानी, यहाँ पे यूनानी मुद्रा निर्माण कला का प्रभाव भारतीय मुद्रा निर्माण पर बढ़ा। ठीक है, तो यूनानियों ने हमें बताया कि सिक्का कैसे ढालना होता है, और उसके बाद ही हमने सोने के सिक्के और अलग अलग टाइप के सिक्के ढालना चालू किया। ठीक है, उसके अलावा गांधार कला के विकास में यूनानी प्रभाव, जब आपको पता है कनिष्क के टाइम पे गांधार कला आता है तो उसमें यूनानी प्रभाव बहुत ज्यादा दिखाई देता है। ठीक है, उसकी मूर्ति कला जितनी भी थी तो मूर्तियों में यूनानी प्रभाव दिखाई देता है। तो मतलब सिकंदर का एक तो देखेंगे हम कहाँ पे, यहाँ पे हो गया आपका एक सूत्र में बांधा, तो ये राजनीतिक प्रभाव हो गया। ठीक है, तो आप अलग अलग भी लिख सकते हैं कि राजनीतिक प्रभाव क्या पड़ा। फिर उसके बाद आपने स्थल और जल मार्ग वाला बताया तो व्यापार में प्रभाव पड़ा, तो आप यहाँ पे आर्थिक लिख सकते हैं, तो आर्थिक प्रभाव क्या क्या पड़ा। फिर आप बता सकते हैं यहाँ पे मुद्रा निर्माण, ये भी आपका आर्थिक प्रभाव में ही जाएगा। गांधार कला, कला विकास, तो कला के विकास में, तो यहाँ पे आपका हो गया कला संस्कृति के विकास में क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, कला और संस्कृति में क्या प्रभाव पड़ा सिकंदर के आक्रमण का। फिर समाज में उपवर्णों का उदय। आपको पता है उत्तर वैदिक काल तक आपके 4 वर्ण चले आ रहे थे। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि जब यहाँ से यूनानी आने लग जाते हैं बहुत ज्यादा आपके नॉर्थ वेस्ट साइड से भारत में, और भारत आते हैं, बसने लगते हैं, शादी वादी करेंगे, फिर उनके बच्चे होंगे, तो हमारे यहाँ उपवर्ण बहुत सारे आने लग गए। पहले 4 वर्ण होते थे, फिर धीरे धीरे और जब मिक्स होने लग गई सोसाइटी तो और अलग अलग उपवर्ण बनने लग गए। तो ये आपका क्या हो गया, सामाजिक प्रभाव हो गया। ठीक है, आप चाहें तो ऐसे हेडिंग डाल डाल के भी लिख सकते हैं। राजनीतिक प्रभाव, तो ये हो गया, ये दोनों राजनीतिक प्रभाव में। फिर आपका आर्थिक प्रभाव, तो ये दोनों आर्थिक प्रभाव में। ठीक है, व्यापार बढ़ा, मुद्रा हो गया। फिर कला संस्कृति में आपने बता दिया गांधार कला में यूनानी महत्व कितना है। फिर आपने बता दिया उपवर्ण मतलब सामाजिक प्रभाव क्या क्या पड़ा। तो आप चाहें तो ऐसे भी बांट सकते हैं, आप चाहें तो सीधे सीधे भी लिख सकते हैं। ठीक है, वैसे तरीका ज्यादा अच्छा है कि आप बांट बांट के लिखें, तो समझने वाले को ज्यादा अच्छा लगेगा कि आपको पता है कि आपने राजनीतिक, उसके अलावा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सारे के सारे पॉइंट कवर किए हैं। ठीक है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों अच्छे तरीके हैं। नेक्स्ट देखते हैं कनिष्क की धार्मिक नीति का वर्णन। अभी यहाँ पे आपको धार्मिक नीति का वर्णन करना है। तो कनिष्क ने धर्म से रिलेटेड जो जो भी चीजें की होंगी तो वो आपको चीजें बतानी है। ठीक है, धार्मिक नीति से रिलेटेड सबसे पहला, कुषाण साम्राज्य के क्षेत्र में बौद्ध धर्म का खूब प्रचार प्रसार कनिष्क द्वारा किया गया। ठीक है, कुषाण वाला फैला कहाँ था, ये आपका हो गया इंडिया का जो ये नॉर्थ वाला रीजन था। ठीक है, नॉर्थ वाला रीजन था, तो नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट इस रीजन में क्या था, कनिष्क का मतलब कुषाण साम्राज्य फैला हुआ था। तो वहां कनिष्क ने बौद्ध धर्म का बहुत प्रचार प्रसार किया। ठीक है, कनिष्क से के सिक्कों तथा पेशावर अभिलेख के आधार पर प्रतीत होता है कि कनिष्क प्रारंभिक वर्षों में बौद्ध धर्म को अपनाने लगा था।
अब आपने बताया कि बौद्ध धर्म का बहुत प्रचार प्रसार किया कनिष्क ने, तो पता कैसे चलेगा? इतिहास में आपको हर चीज में फैक्ट बताना है। हमने बताया कि हमने वहां से सिक्के ढालना चालू किए, पता कहाँ से चलेगा? हमें सिक्के मिले हैं, सिक्कों से हमें पता चलता है कि पहले हमारे सिक्के कैसे थे, मौर्यन के टाइम पे कैसे थे, फिर उसके बाद मौर्यन के पहले कैसे थे, अलेक्जेंडर के आने के पहले कैसे थे, सिकंदर के आने के बाद, मौर्यन के बाद यूनानी जब आए तब कैसे हुए। तो हमें इससे पता चलता है कि चेंजेस क्या क्या हुए। ऐसे ही जब मैंने बोला कि ये कनिष्क ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया, पता कैसे चलेगा? तब हम बताएंगे, एक तो उसके सिक्के हैं वो बताते हैं, सिक्कों में हमें मूर्ति मिलती है। एक पेशावर अभिलेख है वो बताता है कि बौद्ध धर्म जो है शुरू से ही मानने लग गया था अपना कनिष्क, ठीक है। उसके अलावा कनिष्क ने क्या किया? मध्य एशिया में अनेक विहार, ये आपका विहार है, विहार, स्तूप एवं मूर्तियों का निर्माण कराया, ठीक है। ये पूरा आपका रीजन था कुषाण वाला, तो वहां पे उसने बहुत सारे विहार बनवाए, स्तूप बनवाए, मूर्तियां बनवाई, जिनसे पता चलता है कि वो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कर रहा था। उसके अलावा चतुर्थ बौद्ध संगीति कुंडलवन कश्मीर में, ये भी किसने करवाया था? कनिष्क द्वारा ही आयोजित हुआ था। तो ये भी आपका हो गया किससे रिलेटेड? धार्मिक नीति से रिलेटेड, ठीक है। फिर मध्य एशिया के देशों में भी महायान बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कराया। अब आपको पता है कि जो आपकी चतुर्थ बौद्ध संगीति थी, ठीक है, चतुर्थ बौद्ध संगीति में क्या हुआ था? दो भागों में बट गया था वो बौद्ध धर्म, हीनयान और किसमें? महायान में। और महायान फॉलो करने वाला कौन था? अपना कनिष्क, मतलब कनिष्क ने महायान जो था वो फॉलो किया और उसको क्या किया? प्रचार प्रसार करवाया। तो महायान का प्रचार प्रसार कहाँ पे किया? मध्य एशिया के देशों में, ठीक है। तो ये हो गई उसकी धार्मिक नीति। उसके अलावा यद्यपि कनिष्क बौद्ध धर्म अनुयायी था, बहुत सारे हमें क्या मिलते हैं? साक्ष्य मिलते हैं जिनसे ये पता चलता है कि कनिष्क खुद बौद्ध धर्म अनुयायी था, लेकिन अन्य धर्मों के प्रति भी सहिष्णु था। अब ये कैसे पता चलेगा कि सहिष्णु था? क्योंकि उसके सिक्कों पर यूनानी तथा हिंदू देवी देवताओं को भी उत्कीर्ण कराया गया था, ठीक है। तो ये बताते हैं हमें कि एक तो बहुत सारे ऐसे साक्ष्य मिले हैं जो ये बताते हैं कि जो कनिष्क था खुद वो बौद्ध धर्म फॉलो कर रहा था, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करवाया, बौद्ध धर्म संगीति करवाई चौथी, ठीक है। उसके अलावा विहार बनवाए, स्तूप बनवाए। उसके अलावा ये भी पता चलता है कि वो खुद धर्म बहुत धार्मिक सहिष्णु था, है ना, ऐसे कट्टर नहीं था कि बौद्ध धर्म ही मानो सब कोई, सहिष्णु था। ये कैसे पता चलता है? उसके जो सिक्के हैं उसमें यूनानी देवी देवता भी मिलते हैं, हिंदू देवी देवता भी मिलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया धार्मिक नीति का वर्णन। इतिहास में आप ये जरूर याद रखिएगा कि आप कोई भी फैक्ट बता रहे हैं कि वो ऐसा था वो ऐसा था, तो आपको बताना पड़ेगा साक्ष्य क्या है, ठीक है, एविडेंस क्या मिला है उससे रिलेटेड, ठीक है। जैसे मैंने बताया, प्रतीत हो गया था कि कनिष्क शुरू से ही बौद्ध धर्म अनुयायी था, पता कहाँ से चलता है? आपको पेशावर अभिलेख से पता चलता है, ठीक है। ये हम और प्रैक्टिस करते करते मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आपको फैक्ट लिखना होता है। अभी एक दो क्वेश्चन में आप नोटिस करिए और खुद से प्रैक्टिस करने की कोशिश करिए। धीरे धीरे आपको चीजें समझ में आएंगी कि मैं किन फैक्ट की बात कर रही हूँ। कोई भी आप पॉइंट लिख रहे हैं तो उससे रिलेटेड आप बताइए कि हमें साक्ष्य क्या मिला है।